हेलो जिद्दी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास। कल की क्लास में हमने उपभोक्ता व्यवहार संतुलन को स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने उपयोगिता को समझ लिया था और उपयोगिता के साथ साथ उसकी विशेषताएं, मापन के दृष्टिकोण क्या थे, गणनावाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण को हमने पढ़ लिया था। गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा था और कल की स्लाइड में हमसे सम सीमांत उपयोगिता नियम छूट गया था। तो इसे कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की तरफ बढ़ेंगे, उसे हम पढ़ लेंगे आज। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता पढ़ लिया था, इनके बीच में संबंध देख लिया था हमने, उपभोक्ता की तार्किकता को समझा था। उसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यह हमारा कल हो चुका था। इसके बाद इसके मान्यताएं हो गई। हाँ, सम सीमांत उपयोगिता नियम हमारा कल नहीं हुआ था, तो आज इसे हम कर लेते हैं, उसके बाद हम तटस्थता वक्र की ओर चलेंगे। देखिए, जो गणनावाचक और क्रमवाचक उपयोगिताएं हमने समझी, तो उसके अंतर्गत जो गणनावाचक उपयोगिता हम देखते हैं, कोऑर्डिनल जो देखते हैं यूटिलिटी, उसके अंतर्गत क्या होता है, दो नियम आते हैं। एक आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा आता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो हमारा दूसरा नियम जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इसके प्रतिपादक कौन थे? एच गोसेन। देखिए, हमने पहले जो नियम पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसको हम क्या क्या कहते थे? गोसेन का प्रथम नियम कहते थे। और मैंने क्या बताया था, गोसेन का प्रथम नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम जो है गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। इसे प्रतिपादित किया था एच गोसेन ने। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं जो जोड़ी मिलाने के लिए क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें इस तरह से दिया हुआ होता है, गोसेन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, फिर आगे दोनों नियम लिखे होंगे, हमको सही नियम से मिलाना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का नियम यानी कि जो यूटिलिटी होती है ना, उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है? एक वस्तु से हम दूसरे वस्तु पर शिफ्ट होते हैं तो समान उपयोगिता प्राप्त होती थी ना हमें, आईसी कर्व पे वो पढ़ा था ना हमने। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम में क्या होता है? अधिकतम संतुष्टि का नियम भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो समान हो जाती है। कैसे होता है? जैसे उपभोक्ता क्या करता है, जैसे कि अपनी जो सीमित आय होती है उसको विभिन्न वस्तुओं पर क्या करता है? खर्च करता है। तो वो इस तरह से खर्च करता है कि अलग अलग वस्तुओं से जो उसको मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, हमने कल पढ़ा था। मान लीजिए कि आपने 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट खरीदा था, है ना। अब उससे आपको मान लीजिए 20 उपयोगिता मिली, है ना। हमने मेजर किया, 20 यूटिल्स की उपयोगिता हमें मिली। तो 1 रुपये से कितनी उपयोगिता मिली? 2 उपयोगिता मिली। तो जब हम अपनी अगली वस्तुओं को खरीदेंगे, दूसरी वस्तु को किसी को खरीदेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि वहां भी हमें 1 रुपये से 2 उपयोगिताएं मिलनी चाहिए। अगर 2 उपयोगिता नहीं मिलेगी, कम उपयोगिता मिलेगी, तो हम उसका उपयोग क्यों करेंगे? हम इस वस्तु का उपयोग कर लेंगे। यानी कि जहां से ज्यादा उपयोगिता मिलेगी हमें मुद्रा की इकाई के रूप में, यहां पे हमने क्या पढ़ा? अंतिम रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो। अंतिम रुपए मतलब जो 1 रुपए की उपयोगिता है वो हर वस्तु से समान मिलनी चाहिए। ठीक है, यह नियम यही कहता है। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके प्रतिपादक कौन थे? एच गोसेन थे। इसे द्वितीय नियम भी कहा जाता है गोसेन का। और इसके अंतर्गत क्या होता है? एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह समान हो जाए, है ना। हर रुपए से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह समान हो जानी चाहिए, यही इसी नियम की। इसके बाद हाँ, देख लीजिए, इसकी कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं हमने। जैसा कि पहले दिन बात किया था कि जो टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे उनसे जो पीवाईक्यूज आए हैं वो हम देखते चलें, ताकि हमारे माइंड में एक ये चीज़ क्लियर रहे कि हाँ, इनसे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। तो देखना, आप भी कोशिश करना इन क्वेश्चंस को लगाने की, कमेंट में आंसर आपने देना, फिर देखना कि सही दिया है या गलत दिया है। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है? हमने अभी पढ़े, गोसेन के 2 नियम पढ़े, दोनों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपी टीजीटी 2021 यूजीसी नेट पेपर 2 जो 2 दिसंबर को जो हुआ था 2014 में, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है और अदर एग्जाम्स में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। गॉसियन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा गॉसियन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम तब होती है जब, तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? कब होती है? जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, ध्यान आया कुछ? अगर ध्यान आएगा, अगर रिवाइज करोगे तो बिल्कुल ध्यान आएगा। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणनावाचक उपागम से संबंधित है? ठीक है, हमने दो तरह से पढ़ा था, गणनावाचक और क्रमवाचक। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गणनावाचक से कौन सा संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है चारों ऑप्शन में से? प्रकट अधिमान सिद्धांत हमने पढ़ा है क्या? अभी नहीं पढ़ा। ये किसने दिया था? सैमुअल्सन ने दिया था। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र विश्लेषण, देखो अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं बनते हैं ना, तो एक क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेनी चाहिए। जो तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, ये हमने किस के अंतर्गत देखा था? क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत हमने देखा था ना कि क्रम के रूप में जब आते हैं समान उपयोगिता प्राप्त होती है ना। अब तीसरा क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत हमने पढ़े, दो नियम पढ़े थे गणनावाचक के अंतर्गत। एक पढ़ा था सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम और दूसरा पढ़ा था समसीमांत उपयोगिता नियम। तो क्या पूछ रहा है? गणनावाचक उपागम जो है वो किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अनाधिमान वक्र या इसे ही तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस वाई एजवर्थ ने, है ना। FY एजवर्थ भी कहते हैं या शॉर्ट में इसे एजवर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था। अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है ना। देखो हम अभी तक उपयोगिता को पढ़ रहे थे, है ना। अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है? यह कर्व जो है, ये कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? तो यह शो करता है ऐसे संयोगों को, ऐसे विभिन्न विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जहाँ पे उपभोक्ता जो होता है उसको, दोनों वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करता है जहाँ उपयोगिता क्या होती है? समान प्राप्त होती है। इसमें सुधार किसने किया था? ये देखते हैं हम। विल्फ्रेडो पेरेटो ने इसमें सुधार किया था 1906 में, है ना। इसको वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? JR हिक्स और RGD एलन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम क्या है हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट नाम है JR हिक्स और RGD एलन का। जब भी हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ऑप्शन में रहता है? JR जो हिक्स हैं हमारे और RGD एलन है, ये दोनों ही हमारे ऑप्शन में रहेंगे। तो इनको मेनली हमें याद रखना है। इन्होंने ही क्या किया था? इसको मांग सिद्धांत के रूप में क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, अब इसकी मेन अवधारणा क्या है इंडिफरेंस कर्व की? तो अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र, कुछ भी कह लें, सभी चीजें एक ही हैं। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु है, बिंदुपथ है, जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। कैसे होता है देखिए। अब मैं आपसे कहूं कि आपको रसगुल्ले भी पसंद है और आपको गुलाब जामुन भी पसंद है। कल हमने क्या पढ़ा था कि हम क्रम देते हैं कि हमें क्या ज़्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है। लेकिन यहाँ हम दो वस्तुओं के क्या करते हैं? संयोगों को देखते हैं। अगर मैं कहूँ आपको गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है और मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख दूँ, गुलाब जामुन भी और रसगुल्ले भी, तब आप क्या करेंगे? तब आपका कहना यह है कि अगर मुझे गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है, क्या ज़्यादा पसंद है? पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या पसंद है आपको ज़्यादा? गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है और रसगुल्ले आपको कम पसंद है। तो आपका कहना यह है कि मुझे या तो 2 गुलाब जामुन दे दो या मुझे 3 रसगुल्ले दे दो। ठीक है, आपको ज़्यादा पसंद क्या है? गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन आपको अगर रसगुल्ले दिए जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे या तो 2 गुलाब जामुन दे दो या 3 रसगुल्ले दे दो। मेरी जो उपयोगिता है वो इन दोनों से क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, है ना। या 2 रसगुल्ले ले लूँ या 2 गुलाब जामुन ले लूँ या 3 रसगुल्ले ले लूँ, मेरी उपयोगिता समान होगी। तो इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों संयोग हैं, इन दोनों संयोग के बीच में जो उपभोक्ता है वो क्या है? इंडिफरेंस है, यानी कि तटस्थ है, यानी वो निर्णय नहीं कर पा रहा है इन दोनों के बीच में। अब मैं कहूँ कि 1 गुलाब जामुन और बढ़ा दें, तो उसका कहना है कि या तो मुझे 3 गुलाब जामुन दे दो या मुझे 4 या 5 मान लीजिए,
इस तरह से क्या है, रसगुल्ले दे दो तो मैं क्या रहूँगा, दोनों में समान संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इंडिफरेंस कर्व भी क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पर हमें दी है गुड एक्स और वाई एक्सिस पर हमें दी है गुड वाई। तो यहाँ पे जो विभिन्न संयोग दिखाए गए हैं ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे विभिन्न संयोग दिखाए, मान लीजिए कि एक्स वस्तु की वो 1 मात्रा इस्तेमाल करता है तो उसे वाई वस्तु की 10 मात्रा इस्तेमाल करने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी के विभिन्न संयोग दिए हुए हैं। यदि वो एक्स वस्तु की एक और अतिरिक्त इकाई उपभोग करता है ना दूसरी, तो उसको यहाँ पे 7 वस्तु क्या वाई यूज करेगा तो भी समान संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी जो संतुष्टि उसको यहाँ पे ए बिंदु पर प्राप्त हो रही थी इस बिंदु पर, है ना, इस सॉरी जो हमें इस ए बिंदु पर जो संतुष्टि प्राप्त हो रही थी ना, वही संतुष्टि हमें बी बिंदु पर प्राप्त होगी, वही सी बिंदु पर प्राप्त होगी, वही डी बिंदु पर प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे संयोग क्या है, बदल जा रहे हैं। यहाँ पे एक्स वस्तु की 1 मात्रा यूज कर रहा था, वाई की 10 मात्रा यूज कर रहा था। यहाँ पे एक्स वस्तु की 2 मात्रा यूज करी तो उसने वाई वस्तु की 7 मात्रा यूज करी, यानी घटा दिया। फिर अगर एक्स वस्तु की एक और मात्रा बढ़ाई 3 यूज करेगा तो वो वाई वस्तु की 5 मात्रा यूज करेगा। लेकिन इन सभी बिंदुओं पर उसकी जो संतुष्टि का स्तर होगा ना वो समान होगा। इसीलिए इस वक्र को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, या अनधिमान वक्र कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र क्यों, क्योंकि वो तटस्थ है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है या उसे समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो रहा है। वो इनमें से कोई भी संयोग यूज करे, कोई सा भी संयोग का उपभोग करे, उसे संतुष्टि जो होगी वो एक बराबर या समान रूप से प्राप्त होगी। यही क्या है, हमारा इंडिफरेंस कर्व है। समझ में आया। मेन क्या चीजें याद रखनी है हमको, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एफ वाई एजवर्थ ने। कब किया था, 1881 में। इसके बाद इसे विल्फ्रेड पेरेटो ने 1906 में क्या किया, इसमें सुधार किया। फिर इसे वैज्ञानिक रूप में प्रयोग किसने किया, आरजेडी एलन ने और जे आर हिक्स ने। तो जे आर हिक्स का नाम इसमें मेनली हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो हिक्स ने और एलन ने, हिक्स और एलन मेन नाम यहाँ पे हमें याद रखना है। उसके बाद इसका जो सिद्धांत है वो याद रखना है। देखिए इंडिफरेंस कर्व जो हमने पढ़ा है ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये होता है इंडिफरेंस शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अनाधिमान जो सूची होती है, हमारी अनुसूची जो होती है, उसको ही अगर हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर दें तो वो हो जाएगा हमारा आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व या अनाधिमान वक्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें संयोग दिए हुए हैं, ये जो आप ये देखेंगे, हमारी अनुसूची देखेंगे, तालिका देखेंगे, इसमें ए बी सी डी ई 5 संयोग हमें दिए हुए हैं। तो इन 5 संयोगों में क्या दिया हुआ है, जैसे कि संयोग ए की अगर हम बात करें तो संयोग ए में क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे एक्स वस्तु की 4 मात्रा और वाई वस्तु की 12 मात्रा है। अगर वो उपभोग करता है तो उसे संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। फिर अगर वो एक्स वस्तु की 5 मात्राएं करता है और वाई वस्तु की 8 मात्राएं करता है तो भी समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी यहाँ जो तालिका में जो संयोग दिए हुए हैं उन सभी संयोगों पर, यानी ए संयोग हो या बी संयोग हो, सी हो या डी हो, इन सभी संयोगों पर जो उपभोक्ता है उसको संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो रहा है। और इन संयोगों को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राफ पर हम दर्शा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। यानी कि जो अनधिमान वक्र है वो क्या है, अनधिमान अनुसूची जो होती है हमारी, उसका ही मानचित्रीय प्रस्तुतिकरण है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की और वाई वस्तु का उपभोग कर रहा था, जब वो एक्स वस्तु की 2 मात्राएं उपभोग कर रहा था और वाई वस्तु की 4 मात्राएं उपभोग कर रहा था, तो जो हमारा ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट पे उसको जो संतुष्टि मिल रही थी वही संतुष्टि उसे कहाँ मिलती है, इस एक्स वस्तु की 3 मात्राएं और वाई वस्तु की 4, सॉरी इसकी भी 3 मात्राएं, यहाँ पे जो संतुष्टि मिल रही है वही संतुष्टि से यहाँ मिल रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो परिवर्तन आया वाई में क्या परिवर्तन आया, वो यहाँ से इतना कम हो गया है ना, 1 कम हो गया ना, और यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी परिवर्तन आया। तो एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए जब हम एक्स वस्तु जो है उसकी एक अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करेंगे तो हम वाई वस्तु की कितनी मात्राओं का त्याग कर रहे हैं, है ना, उसे हम ध्यान रखेंगे। वो क्या हो जाएगा, इस आईसी वक्र का ढलान हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, हमारा एमआरएस हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, या कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो जाएगा। इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए जब वो ए वस्तु की 4 मात्राएं उपभोग करता है
और y वस्तु की वो 12 मात्राएं उपभोग करता है। अब यदि वो x वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करके और 5 मात्राएं उपभोग करना चाहे, है ना, एक उसने यहाँ पे बढ़ाया, यानी x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए उसे y की कितनी मात्राओं को त्याग करना पड़ेगा? कितनी मात्राएं? 12 से वो 8 पे आ गया, यानी उसने 4 मात्राएं त्याग दी। तो अगर इसको एक मात्रा बढ़ाना है तो वो कितनी मात्राएं घटाएगा? y की 4 मात्राएं। अब यही रेट जो है घटाने की, यही रेट क्या है यहाँ पे? MRS है, हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, ये जो ढलान है ना, यही। अब धीरे धीरे होगा क्या समय के साथ? यहाँ पे देखिए, हम इसे यहाँ पे वो एक अतिरिक्त मात्राओं के यहाँ पे बढ़ाने के साथ साथ वो क्या कर रहा था, यहाँ पे 4 मात्राएं त्यागने के लिए तैयार है, फिर वो 3 मात्राएं, यहाँ पे 2 मात्राएं त्यागने के लिए तैयार है। धीरे धीरे क्या होगा, वो कम मात्राएं त्यागने के लिए तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछले नियमों में क्या पढ़ा था कि जब जब उपभोक्ता किसी वस्तु की, मान लीजिए कि x वस्तु ही है ना, x वस्तु को बढ़ाने के लिए वो y वस्तु की मात्राओं को त्याग कर रहा है, तो जैसे जैसे वो x वस्तु का उपभोग अपना बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे x वस्तु के लिए क्या हो रहा है, उसकी उपयोगिता में कमी आ रही है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने क्या पढ़ा था? जैसे जैसे कोई उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग निरंतर करता जाता है ना, तो उसको क्या होता है, अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता होती है, वो क्या होती है, घटती जाती है। तो x वस्तु का जब उपभोग वो बढ़ा रहा है तो उसकी उपयोगिता में कमी आ रही है x वस्तु की में, तो वो इस वस्तु का उपभोग कम करना चाहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, y वस्तु की मात्राएं घट रही है ना, तो वो इससे ज़्यादा संतुष्टि उसे y में मिल रही है। तो अगर वो x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को उपभोग करना चाहे तो उसे y की क्या होगी, कम मात्राएं त्यागने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि x से उसे कम संतुष्टि मिल रही है और y से उसे अधिक संतुष्टि मिल रही है। तो जैसे जैसे वो x वस्तु की अधिक मात्राओं का उपभोग करना चाहेगा तो वो y वस्तु की कम मात्राओं का त्याग करने के लिए तैयार होगा। इसीलिए जो हमारा IC कर्व होता है ना, जो हमारा IC कर्व होता है ना, इस तरह से होता है ना, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों होता है गिरता हुआ? क्योंकि हमारी जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ये क्या होती है, गिरती हुई होती है। और गिरती हुई क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे, है ना, वो इसकी अतिरिक्त मात्राओं को उपभोग करता है, होता क्या है, उसकी जो x वस्तु की उपयोगिता है वो कम होती जाती है और y वस्तु की मात्राओं को वो कम त्यागने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता उससे ज़्यादा मिल रही है x वस्तु से। इसीलिए इसका ढाल क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अगला देखो, अनधिमान मानचित्र। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, अनधिमान वक्र पढ़ा था। अब अनधिमान मानचित्र क्या होता है? जब क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है, जब क्या होता है, एक से अधिक, 2 या 3 इस तरह से क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व एक ही सरफेस पे होते हैं, है ना, एक ही एक्सिस जो है हमारे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें जब एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व होंगे एक साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, वो मानचित्र बन जाएगा। अनधिमान वक्रों के समूह को अनधिमान मानचित्र कहते हैं। जब अनधिमान वक्रों का समूह हो जाएगा, यहाँ पे हमने पहले डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे समूह है ना, IC1 IC2 IC3 इस तरह से समूह है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मानचित्र कहेंगे। और इसका एक नियम और क्या है कि उच्च अनधिमान वक्र IC सेकंड जो है, IC3 जो है, उच्च संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। यानी कि ये जो ऊपर वाले IC कर्व रहेंगे हमारे, हमेशा ये संतुष्टि के अधिक स्तर को दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, देख लीजिए, यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हम इस संयोग को लेते हैं ना, इस कर्व पर, और हम इस ऊपर वाले कर्व के इस संयोग को लेते हैं, तो हमारे जो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, x वस्तु की यहाँ पे कम मात्राएं यूज होंगी, y वस्तु की भी कम मात्राएं यूज होगी, और जो हमारा ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है, इस पे x वस्तु की भी मात्राएं बढ़ जाएंगी और y वस्तु की भी मात्राएं बढ़ जाएंगी। तो क्या होगा, ऊपर वाले कर्व पे हमेशा संतुष्टि कैसी प्राप्त होगी, हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी तरह हम इस संयोग को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमने ये बिंदु लिया, y वस्तु की तो वो उतनी ही मात्राएं इस्तेमाल कर रहा है और उतनी ही मात्रा y वस्तु की इस कर्व पे भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसे x वस्तु की अधिक मात्राएं मिल गई है ना। यहाँ पे मान लीजिए 5 थी तो यहाँ पे 10 मात्राएं हैं, और y वस्तु की अगर 5 थी तो वो यहाँ पे 5 है ही ऑलरेडी, है ना। तो ऊंचे कर्व पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वो इसकी भी 5 इसकी भी 5, लेकिन यहाँ पे इसकी तो 5 बनी हुई है इसके स्थान पर, लेकिन यहाँ पे x वस्तु की वो 10 मात्राएं इस्तेमाल करने लगा। तो यानी कि क्या होता है, जैसे जैसे हम IC कर्व ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो उपयोगिता, कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, वो क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो उच्च अनधिमान वक्र है, ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है, वो उच्च संतुष्टि के स्तर को
दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र समझ गए। जहाँ एक से अधिक 2, 3 इस तरह से एक साथ आईसी कर्व होंगे उसे हम मानचित्र कहेंगे, और जो ऊपर वाला आईसी कर्व रहेगा वो हमेशा संतुष्टि का अधिक स्तर प्रदान करेगा या उच्च स्तर प्रदान करेगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या होती है? देखिए, इसका ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बाएं से दाएं क्या होता है? नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब ये क्यों होता है ये भी हमने देखा था। समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए यदि एक वस्तु बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु को घटाना ही पड़ेगा। हमने देखा था जो हमारा इंडिफरेंस कर्व था, यहाँ पे इस वस्तु से अगर हम क्या करेंगे, इस वस्तु की तरफ जाएंगे, एक्स वस्तु की तरफ जाएंगे, तो हमें वाई वस्तु की कम मात्राएं यूज़ करनी पड़ेंगी, और कम मात्राएं यूज़ करेंगी तो ढलान क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगला क्या है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स कैसे होता है? यहाँ पे देख लीजिए, ये था हमारा आईसी कर्व, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस, ये शून्य। ये हमारा आईसी कर्व होता है, इस तरह से होता है। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब डाउनवर्ड के साथ साथ ये हमारा मूल बिंदु है ना, जो ओरिजिन होता है हमारा वो मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु की तरफ इसका कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है या कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स क्यों होता है ये चीज़ हमने डिस्क्राइब तो करी है, लेकिन इसे इस तरह समझेंगे कि जैसे ये हमारा आईसी कर्व है, वो इसका कॉन्वेक्स होना क्यों होता है? क्योंकि वो वाई वस्तु की कुछ मात्राओं के साथ साथ एक्स वस्तु की भी कुछ मात्राएं इस्तेमाल कर रहा था। अब क्या हुआ? वो एक्स वस्तु की मात्राओं का उपभोग बढ़ा रहा है। अब एक्स वस्तु की मात्राओं का उपभोग जब वो बढ़ा रहा है तो उसे वाई वस्तु की मात्राओं का उपभोग कम करना पड़ेगा। अब समय के साथ साथ क्या होता है? जब वो एक्स वस्तु की मात्राएं अधिक उपभोग करता है तो उसकी एक्स वस्तु के लिए जो उपयोगिता है उसमें कमी आने लगती है, और वाई वस्तु की जब मात्राओं को त्याग करता है तो वाई वस्तु के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ने लगती है। तो अगर उसको एक्स वस्तु की मात्राएं अधिक यूज़ करना पड़ेगा, तो वाई वस्तु की जो मात्रा है वो कम त्यागने के लिए तैयार होगा, है ना। धीरे धीरे वो उसकी कम मात्राएं त्यागना चाहेगा, और अगर एक और अतिरिक्त इकाई इसकी यूज़ करना चाहे तो उसे और कम त्यागना चाहेगा वो वाई वस्तु की मात्राओं को। तो यहाँ क्या होता है? हमारी जो एमआरएस होती है, हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो गिरती जाती है ना। हमारी जो एमआरएस होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। इसके कारण जो मूल बिंदु की ओर वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। काटन बिंदु पर तार्किकता जो होती है वो a इज इक्वल टू, अगर b होगा b इज इक्वल टू c होगा, और यहीं पे a इज इक्वल टू c हो जाएगा तो ये टूट जाएगी। अब ये कैसे है? हम इसको एक अगले हमने ग्राफ में यहाँ पे दर्शाया था। ये देखिए, हमने क्या पढ़ा? कोई भी इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? इसको हम यहाँ पे इस तरह से समझेंगे, जैसे कि जो c बिंदु है हमारा, है ना, जो हमारा ये c बिंदु है, इस पे आप देखेंगे तो एक्स वस्तु की भी कुछ मात्रा इस्तेमाल कर रहा है, वाई वस्तु की भी कुछ मात्रा इस्तेमाल कर रहा है ना। अब हो क्या रहा है कि हमने एक नियम क्या पढ़ा था मान्यताओं के अंतर्गत, कि जो उच्च इंडिफरेंस कर्व है, ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है, वो हमेशा क्या करेगा? उपयोगिता अधिक देगा, है ना, संतुष्टि का उच्च स्तर प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत हमारा फेल हो जाता है यदि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट करते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये वाला इंडिफरेंस कर्व है, ए वाला, ये जो इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है हमारा। अब इसमें जो बी बिंदु है यहाँ पे हम इसको मैच करते हैं, और जो ए बिंदु है इस पे भी हम एक बार मैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो IC1 है वो यहाँ पे हमारा क्या है? नीचे दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ऊपर दिखा रहा है। तो अगर नियम के अनुसार हम देखें तो ऊपर वाले IC कर्व से हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए? ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है? जो बी संयोग हमारा था ये वाला, यहाँ पे एक्स वस्तु की तो वो कम मात्रा इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि, और यहाँ पे भी। अब यह जो ए वाला स्तर है हमारा, ये जो ए वाला स्तर है, यहाँ पे दोनों वस्तुओं में वृद्धि हुई है ना। यहाँ पे एक्स वस्तु में भी वृद्धि हुई है और वाई वस्तु में भी वृद्धि हुई है, तो ये ज़्यादा संतुष्टि देना चाहिए नियम के हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखा था? ये नीचे था और ये ऊपर था, तो ये ज़्यादा संतुष्टि देना चाहिए। लेकिन यही कर्व तो यहाँ आ रहा है बी बिंदु पर, लेकिन बी बिंदु तो हमें कम संतुष्टि दे रहा है इस नियम के हिसाब से यहाँ पे। ये देखिए, तो यानी अगर ये कट करेंगे तो यहाँ पे तो हम क्या कह रहे हैं कि इस दोनों इंडिफरेंस कर्व का बिंदु है ना, यह तो सी जो बिंदु है हमारा, ये दोनों का बिंदु है, तो ये समान संतुष्टि दे रहा है यहाँ पे इसी कर्व पे।
और यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि बी बिंदु जो है वो कम संतुष्टि दे रहा है, ए जो है वो ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है। तो यह एक ही कर्व पे कैसे संभव हो सकता है? वो जो नियम तो है हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सभी संयोग जो है वो समान संतुष्टि देते हैं। तो नियम ऐसी स्थिति में क्या होता है, फेल हो जाता है। इसीलिए जो मान्यता है वो क्या है, उसकी विशेषताओं के अंतर्गत कि जो दो आईसी कर्व होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि A इज इक्वल टू बी है संतुष्टि के स्तर पर, और B इज इक्वल टू सी है। और हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि A C के बराबर है, लेकिन ऊंचा इंडिफरेंस कर्व तो क्या करता है, संतुष्टि का ज़्यादा स्तर देता है। तो यहाँ पे जो हमारी तार्किकता थी पिछले इसमें, ये हमारी टूट जाती है। ठीक है, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, आईसी अक्षों का जो स्पर्श नहीं, हाँ इंडिफरेंस कर्व जो होता है, जो हमारे एक्सिस होते हैं, क्या क्या एक्सिस कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ये हमारा ग्राफ होता है। इसमें ये वाला जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला एक्सिस जो होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। अब इसमें क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व अगर इनको टच करेगा एक्सिस को, तो क्या हो जाएगा, किसी एक स्तर पर क्या होता है, अगर हम एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो वाई वस्तु की शून्य मात्राओं का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम वाई एक्सिस पर टच करेंगे तो एक्स वस्तु की शून्य मात्राओं का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पे हमारा नियम क्या कहता है, यह मान्यता उपभोक्ताओं को दोनों वस्तुओं की कुछ मात्राओं अवश्य खरीदता है। यानी कि यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को वो टच करेगा तो मात्राएं क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगी ना। अगर हमने एक्स एक्सिस को टच किया तो वाई की शून्य हो जाएगी, और वाई को टच किया तो एक्स की शून्य हो जाएगी। लेकिन मान्यता क्या कहती है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कुछ मात्रा अवश्य खरीदेगा, है ना। इसीलिए इसकी 4 मान्यता हमको ध्यान में रखना है। ऋणात्मक ढाल होता है, मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और फिर आईसी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और चौथा है हमारा ये जो है अक्षों को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसी को हमने ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने समझ लिया। इसके बाद हमने ये देखा था कि इसकी जो ढलान होता है ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो एमआरएस होती है वो घटती जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि x की 1 से 2 वस्तु पे पड़ गया, यानी इसने क्या किया, x वस्तु की एक मात्रा को और बढ़ा दिया। लेकिन y की कितनी मात्राएं त्याग रहा है, वो 10 से 7 पे आ चुका है, तो 3 मात्राएं त्याग कर रहा है ना। इसके बाद फिर एक और मात्रा बढ़ाई उसने x की, 2 से 3 पे पहुंच गया। तो जब एक और मात्रा बढ़ाई तो ये हमारा जो कर्व है ये देखिए यहाँ से कहाँ पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया। यानी अब उसने कितनी मात्राएं घटाई, 2 मात्राएं घटाई, 2 मात्राएं घटा दी। फिर एक और मात्रा जब x की बढ़ाएगा 4 पे पहुंचेगा तो उसने कितनी मात्राएं घटा दी, 4 से वो कहाँ पहुंच गया, 5 से वो कहाँ पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया। यानी यहाँ पे उसने 3 मात्राएं घटाई, फिर 2 मात्राएं घटाई, फिर 1 मात्राएं घटाई। यानी उसकी एमआरएस जो है वो वाई वस्तु की कम मात्रा त्यागने को तैयार है ना। तो हमारा जो एमआरएस है वो घटता हुआ है। एमआरएस क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने एक बार देखा भी था इसको। देखिए यहाँ पे जो वाई वस्तु की त्याग कर रहा है वो मात्रा, क्या मात्रा त्याग कर रहा है, वो वाई वस्तु। ये साइन जो होता है ना हमारा, वो चेंज के लिए यूज करते हैं, चेंज इन वाई, और ये हमारा होता है चेंज इन एक्स के लिए। यानी कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करने के लिए वो वाई वस्तु की जितनी मात्राओं का त्याग करेगा उसकी जो रेट होगी चेंज करने की, प्रतिस्थापन करने की जो दर होगी, वही क्या कहलाएगी, एमआरएस कहलाएगी, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाएगी। ठीक है, एमआरएस कहलाएगी। तो एमआरएस का फार्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूले में पूछा जाएगा तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, एमआरएस हो जाएगा, है ना। ये हमारा एमआरएस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे ये भी ग्राफ था कि एक्सेस को टच क्यों नहीं करता है, तो ये भी हमने समझ लिया था। हाँ, अब ये देख लेते हैं हम। देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी एमआरएस, एमआरएस की हमने चर्चा तो कर ली है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के द्वारा y की त्यागी जाने वाली मात्रा की दर को हम एमआरएस कहते हैं। देखा था हमने कि जैसे जैसे वो x की अतिरिक्त मात्राओं का उपभोग करेगा उसे y की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। और जो त्यागने की दर होगी वो कम होती जाएगी ना समय के साथ, क्योंकि हमने उपयोगिता का नियम भी पढ़ा था। अगर किसी ने वो उपयोगिता का नियम नहीं पढ़ा है तो वो पिछली वीडियो देखे,
तभी उसको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के द्वारा y की त्यागी जाने वाली जो मात्रा होती है वो MRS कहलाती है। यहाँ पे देखो MRS लिखा हुआ है, चेंज इन y और चेंज इन x। ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है ना आगे, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें नकारात्मक संबंध है, ढाल हमारा क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग है ना, इसीलिए इसमें नेगेटिव का साइन लगता है। उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये संयोग हमने देखे थे, अलग अलग संयोगों पर संतुष्टि का समान स्तर है, और जो MRS है वो हमारी घटती हुई है। यहाँ पे एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, ठीक है, MRS यानी जो यहाँ पे हमने चेंज इन का यूज़ किया है ना, इसी के लिए हम डी भी यूज़ करते हैं। मतलब बात एक ही है, आप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिख लें, या फिर आप क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लें, बात क्या होगी, सेम होगी, कोई अंतर उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। यानी कि MRS की दर जो है हमारी, इसमें MRS हमने किस तरह से यूज़ किया, यहाँ पे MRS लिया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। इसी को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अगर मार्जिनल यूटिलिटी y में हम डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x से, तो जो इनका अनुपात होगा वही MRS होगा, और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, MRS आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी जगह पे अगर इसकी जगह पे हमें ये भी दिया हुआ हो, तो ये भी किस चीज़ का फॉर्मूला है, MRS का फॉर्मूला है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या होता है, हमने क्या देखा कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो घटती है। क्यों घटती है, देखिए जैसे जैसे उपभोक्ता के पास x की मात्रा बढ़ती जाती है ना, x वस्तु की मात्राएं बढ़ी तो क्या हुआ, वैसे वैसे x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कम मात्रा त्यागने को तैयार होता है। पिछले में भी हमने समझा कि क्या कर रहे हैं आप x वस्तु की मात्राएं बढ़ाते जा रहे हैं, तो x वस्तु के लिए तो आपकी उपयोगिता क्या हो रही है, घटती जा रही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार। वो जब x वस्तु की आप अधिक मात्राएं उपयोग कर रहे हैं तो y वस्तु की मात्राएं त्याग भी तो रहे हैं, तभी तो IC का रूप में हमें समान संतुष्टि प्राप्त होगी। तो y के लिए क्या होता है, वो कम मात्राएं त्यागने को तैयार होगा, क्यों, क्योंकि y के लिए तो उसे वही संतुष्टि मिल रही है और उससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो उसकी मात्राएं कम करता जा रहा है, x की बढ़ा रहा है तो x के लिए कम होती जाएगी उसकी यूटिलिटी। तो इसके दो कारण हैं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे की क्या होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अब ये अपूर्ण स्थानापन्न क्या होता है सर, देखिए हमने पिछले वीडियो में पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं को समझा था कि यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का पूर्णतः उपयोग कर सकता है। मान लीजिए आप लिखने के लिए किसी ए कंपनी का पेन यूज़ करते हैं, है ना, आप लिखने के लिए ए कंपनी का पेन यूज़ करते हैं, वो ब्लू कलर का है, वह डॉट वाला पेन है, बॉल पेन है, ठीक है। अब बी कंपनी भी सेम पेन बनाती है, उसके पेन भी लिखावट तो सेम रहेगी। तो अगर मान लीजिए कि ए कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो क्या आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है, आप बी कंपनी के पेन यूज़ कर सकते हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर हमें ए कंपनी का पेन किसी शॉप पर नहीं मिल रहा है और बी कंपनी का पेन अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 2 पेन चाहिए वीकली, तो हम 2 पेन इसके भी यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, पूर्ण स्थानापन्न होती है। लेकिन अपूर्ण स्थानापन्न क्या होती है वस्तुएं, कि जैसे कि आप चाय पीते हैं और आप कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। अब आपका कहना यह है कि चाय नहीं मिली, मुझे कॉफ़ी पी सकता हूँ, लेकिन यार वो पूर्णतः स्थानापन्न नहीं है, रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं कि अपूर्ण स्थानापन्न क्या होता है। तो इस तरह की वस्तुएं होती है। आप देखिए कि आप रोटी खाते हैं, अगर आपको किसी दिन रोटी नहीं मिली तो आप चावल खा सकते हैं, तो क्या है, स्थानापन्न है ना, सब्स्टिट्यूट तो है हमारे पास, लेकिन वो उसका पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, या कंप्लीट या मतलब जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होना चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चावल अपनी जगह है और गेहूँ अपनी जगह है। रोटी जो है वो गेहूँ की बनेगी और चावल एक अलग खाद्यान्न है। तो स्थानापन्न तो है लेकिन अपूर्ण स्थानापन्न है, उसको आप क्या करेंगे, पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो जब अपूर्ण स्थानापन्न होता है ना, तभी हमारा जो ये नियम होता है ना, जैसे कि हमने देखा था कि हमारी घटती हुई होती है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसे। देखिए ये हमने हमारा IC कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, रोटी है, और यहाँ पे क्या है, हमारे
चावल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 0 है यहाँ पे x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए रोटी की यहाँ पे कुछ मात्रा है, यानी कि 2 रोटी आप खा रहे थे, तो यहाँ पे आप 100 ग्राम चावल खा रहे थे, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रोटी की मात्रा 3 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप चावल कम करेंगे ना, कम करेंगे, लेकिन आप कितना कम करेंगे, क्योंकि अब रोटी के लिए कि आपका क्या हो रहा है, उपयोगिता घटती जा रही है, इसीलिए आप उसकी कम मात्राएं त्यागने को तैयार होंगे। अगर ये पूर्ण स्थानापन्न होते एग्जाम्पल के लिए, तो पूर्ण स्थानापन्न जब होता तो फिर हमें जो है वो इस तरह से नहीं बनाना पड़ता, मतलब कॉन्वेक्स नहीं करना पड़ता, सीधा हो जाता। यानी कि आप क्या करें, इसकी जितनी मात्राएं त्यागेंगे उतनी ही मात्रा इसकी कम करते जाओ। चाहो तो आप इसको शून्य भी कर सकते हैं, इस सारी मात्राएं रोटी की यूज़ कर लें या सारी मात्रा चावल की यूज़ कर लें, लेकिन ये पूर्ण स्थानापन्न नहीं होने के कारण ही क्या होता है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाती है। जिससे क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु की मात्राएं बढ़ती है, एक्स वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए वाई की कम मात्राएं त्यागने को तैयार होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे जैसे एक्स की मात्राएं बढ़ती है उसकी तीव्रता घटती जाती है, क्योंकि उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। तो यही इसके कारण है, इसके नियम भी क्या है, इसी वजह से हमारी एमआरएस जो होती है वो घटती हुई होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में हमने जो नियम पढ़े हैं ना, सबके अपवाद होते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेष दशाएं होती हैं, उनमें उन दशाओं में इंडिफरेंस कर्व किस तरह से बनेगा उसको हम समझेंगे। देखिए अभी हमने जो नॉर्मल वाला इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, जो कि क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है मूल बिंदु की तरफ, और क्या होता है, एक्सेस को टच नहीं करता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपूर्ण की जगह यहाँ पे पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं दी हुई हैं। अब जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं देगा तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कैसा बनेगा सर, तो वो हमारा बनेगा सीधी रेखा के रूप में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व बनेगा सीधी रेखा के रूप में। क्यों बनेगा सर, तो देखिए हमने अभी देखा था कि आप ए कंपनी की पेन यूज़ करें या बी कंपनी की पेन यूज़ करें, आपको तो क्या होगा, लिखावट सेम होगी। तो यहाँ पे जब दोनों वस्तुओं की सेम मात्रा है तो आप पूरी तरह से उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये एक्सेस को टच कर पाएगी, किसी भी वस्तु की आप 0 मात्रा यूज़ कर सकते हैं। फिर पूर्ण अगर स्थानापन्न है हमारे पास तो, और अपूर्ण स्थानापन्न है तो कोई भी वस्तु 0 यूज़ नहीं करेंगे आप, कुछ ना कुछ वस्तुएं यूज़ करेंगे ही उसकी, क्योंकि अपूर्ण स्थानापन्न है। इसलिए हमारा जो पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में क्या होती है, ये जो हमारा आईसी कर्व होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन यानी कि हम पूरी तरह से उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। अगर एक मात्रा हमने एक्स की बढ़ा दी, एक्स की एक मात्रा घटा दो, एक्स मात्रा फिर बढ़ा दी तो फिर एक मात्रा घटा दो, यानी पूरी तरह से रिप्लेस उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन होगी और एक्सिस को टच भी कर पाएगी, यानी कि आप चाहें तो एक की 0 मात्राएं भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो पूर्णतः पूरक वस्तुएं होती है, अब पूरक वस्तुएं क्या होती है सर, स्थानापन्न वस्तु हमने देखी, एक वस्तु की जगह पे हम दूसरी वस्तु को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पूरक वस्तुएं होती है ये ऐसी वस्तुएं होती है कि दोनों को साथ में यूज़ करने पर ही हमारा काम जो है वो चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लेफ्ट लेग का शूज़ और राइट लेग का शूज़, अगर आपके पास लेफ्ट लेग का शूज़ है और राइट का शूज़ नहीं है तो क्या आप क्या करेंगे, चल पाएंगे क्या, नहीं। आपके पास सुई है, आपके पास धागा नहीं है तो सिल पाएंगे क्या, नहीं सिल पाएंगे। आपके पास बाइक है, कार है, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं है आपके पास, आप कार चला पाएंगे क्या। इलेक्ट्रिक कार एक ऑप्शन है, बट उसके लिए भी वो क्या हो, पूरक वस्तु हैं। कार है इलेक्ट्रिक आपके पास, लेकिन आपके पास चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये चीज़ें क्या होती है, पूरक होती है, यानी कि क्या होती है, साथ साथ में यूज़ होने वाली वस्तुएं होती हैं। तो जब ऐसी वस्तुओं की हम बात करते हैं, पूरक वस्तुओं की बात करते हैं, और पूरक वस्तुएं भी कैसी, पूर्ण रूप से पूरक वस्तुएं, तो ऐसी दशाओं में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा ना वो एल आकार का होगा। अब एल आकार का क्यों होगा, क्योंकि समान मात्राओं में हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पूर्ण स्थानापन्न यानी कि अगर एक पैर का जूता है बाएं पैर का, तो दाएं पैर का जूता भी होना ही चाहिए। तो ऐसी दशाओं में क्या होगी, यहाँ पे एक अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, इसमें देख लीजिए, अगर इसको हम एक मात्रा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी भी हमें एक मात्रा इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। ग्राफ क्यों मिट रहा है बार बार, देखिए। और यहाँ पे अगर इसकी 2 मात्रा यूज़ करेंगे, इसकी भी 2 मात्रा यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी 3 मात्रा यूज़ करेंगे तो इसकी भी 3 मात्रा यूज़ करनी पड़ेगी। यानी कि क्या है, पूर्ण पूरक होने के कारण जितनी मात्रा हम इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ही उसकी भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बिना उसका काम चलेगा ही नहीं। अब मेरे पास 5 जूते तो जो हैं वो लेफ्ट लेग के हैं और 4 जूते मेरे पास हैं राइट लेग के, तो मैं कितने जूतों को यूज़ कर पाऊँगा, सिर्फ 4 जूतों को, क्योंकि मिनिमम 4 है। अब 5वां जो एक एक्स्ट्रा पेयर वाला है
उसे मैं दूसरे पैर वाले जूते के साथ तो पहन नहीं पाऊंगा, है ना। तो क्या होता है इसमें, जितनी मात्रा हम x की यूज़ करेंगे उतनी ही मात्रा हमें y की भी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। हिक्सियन अनधिमान वक्र की मुख्य मान्यताएं। देखो हम यहाँ पे हिक्स का नाम क्यों आया, क्योंकि हमने देखा था ना उसका वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया था, हिक्स ने और एलन ने। तो और अधिकतर जगह हमें हिक्स ही देखने को मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना इंडिफरेंस कर्व यानी कि हिक्स, और हिक्स जहाँ आ जाएगा सीधे सीधे हम एमआरएस को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जो पिछले जो अधिकतर अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें हमने देखा था कि सही जोड़ी में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ कोड दिए होते हैं, वहाँ पे हिक्स का नाम दे देगा, सामने एमआरएस लिख देगा, है ना, फिर और कुछ रेट लिख देगा अलग अलग, उनको फिर मैच करने के लिए दे देगा। या अभी हमने जो पढ़ा है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हिक्सियन है उसका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। हिक्स और एलन भी नाम आ सकता है, अधिकतर यही आते हैं, ठीक है। अब इसकी मान्यताएं क्या है सर, तो इसकी मान्यताएं हैं क्रमवाचकता। सबसे पहली मान्यता है क्रमवाचकता। उपयोगिता को केवल क्या कर सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। हमने क्या देखा था, मार्शल ने क्या दिया था, मार्शल ने दिया था गणनावाचक, और हिक्स ने क्या दिया है, क्रमवाचक। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना हमारे पास अर्थशास्त्रियों के बहुत नाम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी हमें याद करना है, आप क्या करते चलें, लिस्ट बनाते चलें, तो कई बार हमें नियमों में कन्फ्यूजन हो जाता है। सीधे पूछ लिया आपने हिक्स का कौन सा नियम है, तो वही क्रमवाचक है, मार्शल का क्या है तो गणनावाचक है, ठीक है। क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, रैंक का ही यूज़ किया था ना। इंडिफरेंस कर्व में क्या किया था हमने, इसमें कोई हमने उसको आइडेंटिफाई तो नहीं किया था कि भाई इतनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है हमें इससे, यानी कि हम इसकी इतनी मात्रा यूज़ करेंगे, इसकी इतनी मात्रा यूज़ करेंगे। मात्राओं में परिवर्तन कर रहे हैं ना हम, क्योंकि हमने रैंक दी कि ये ज़्यादा पसंद का है, ये ज़्यादा पसंद, ये हमें कम पसंद है, इसके आधार पर हमने उसे रैंक दिया था। यानी कि जो हमारा हिक्सियन अनधिमान वक्र है वो क्रमवाचकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है सकर्मकता या निष्ठा, है ना। इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि हम ए को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बी के कंपैरिजन में, ठीक है, ए को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और बी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं सी के कंपैरिजन में। ए को ज़्यादा प्राथमिकता दी हमने बी के कंपैरिजन में, और बी को और भी ज़्यादा प्राथमिकता दी सी के कंपैरिजन में, है ना। अगर सी के कंपैरिजन में हम बी को प्राथमिकता दे रहे हैं, यहाँ पे सी के कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, बी को प्राथमिकता दे रहे हैं, और बी के भी कंपैरिजन में हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, ए को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सी के कंपैरिजन में जो है वो ए को ज़्यादा प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। सकर्मकता का नियम है, अगर आपको ए ज़्यादा पसंद है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी ज़्यादा पसंद है सी के कंपैरिजन में, यानी आपको अगर सी और बी में से सिलेक्ट करने को मिले तो आप बी को सिलेक्ट करेंगे, और बी और ए में से भी सिलेक्ट करने को मिले तो आप ए को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर ए और सी में से सिलेक्ट करना पड़े तो भी आप ए को ही प्राथमिकता देंगे, ये सकर्मकता होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फिर ए और सी में से मैं सी को प्राथमिकता दूँ, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप प्राथमिकता की बात थी बी और सी के बीच में तो आप बी को प्राथमिकता दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप बी को प्राथमिकता देने लगे सी के कंपैरिजन में तो फिर तो नियम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तो आपने उल्टा कहा था, यहाँ पे आपने नियम फेल हो जाएगा हमारा, है ना। तो अगर आप किसी वस्तु के कंपैरिजन में प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं तो प्राथमिकताएं क्या होती है, हमेशा क्रम में ही बनी रहनी चाहिए। अब क्रम में कैसे, यहाँ पे देखिए ये ए था हमारा, ये बी है और ये सी है, आपने इनको क्रम दे दिया कि सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, बी पसंद है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ए पसंद है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो नियम में क्या कह रहा है, यही कह रहा है, ए को आपने ज़्यादा प्राथमिकता दी बी के कंपैरिजन में, ठीक है, दी हमने, सही बात है ये। फिर बी के कंपैरिजन में आप सी के कंपैरिजन में बी को ज़्यादा प्राथमिकता दी, तो सी हमारा नीचे है, बी ऊपर है, यह भी सही बात है। अब इस नियम में हम क्या कह रहे हैं, ए के कंपैरिजन में आपको सी को भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सी नीचे है ना और ये ऊपर है, तो इसको भी प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा कहते कि नहीं सी ज़्यादा पसंद है मुझे ए के कंपैरिजन में, फिर हमारा नियम उल्टा हो जाता, हमें क्रमबद्धता हमारी समाप्त हो जाती। तीसरा पॉइंट है गैर तृप्ति एक दिशी प्राथमिकता, और क्या होता है, उपभोक्ता हमेशा वस्तु की अधिक मात्राओं को प्राथमिकता देता है। यह भी हमने पढ़ा था ना, ये वाला जो हमने नियम पढ़ा था कि जो उच्च इंडिफरेंस कर्व है वो संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रदान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो नीचे वाला आईसी कर्व है, ये आईसी कर्व 1 है और ये आईसी कर्व 2 है, तो इसमें एक्स वस्तु की कुछ मात्राएं और वाई वस्तु की कुछ मात्राएं। लेकिन अगर हम ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाएंगे तो दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ रही है ना, एक्स की भी बढ़ रही है, वाई की भी बढ़ रही है। अगर ऐसा होता कि एक की घटी
दूसरे की बढ़ी, या ऐसा भी हो कि वाई वस्तु की मात्रा उतनी ही बनी रहे और एक्स की बढ़ जाए, तो भी संतुष्टि तो बढ़ी उसकी, कुल उपयोगिता तो बढ़ी। यानी कि क्या होता है, एक दिशी प्राथमिकता होती है। उपभोक्ता हमेशा क्या करता है, वस्तु की अधिक मात्राओं को प्राथमिकता देता है। चौथा पॉइंट क्या है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो ये भी इसकी मान्यताओं के अंतर्गत आता है। एमआरएस जो होती है हमारी घटती हुई होती है। क्यों? क्योंकि त्यागने के लिए जैसे एक्स की अतिरिक्त मात्रा यूज करेगा तो वो वाई की कम मात्राओं को त्यागने के लिए तैयार होगा। ठीक है, अब ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा निकाला है क्वेश्चंस में से। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी हमारी लास्ट टाइम, उसमें इस तरह से पूछा गया था, और ये चीज़ें हमने पहले इसमें पढ़ी हुई नहीं थी ऑलरेडी। कहीं पे भी आप लेक्चर्स में देखेंगे, आप यूट्यूब के ऊपर उठा लीजिए, इसमें आपको ये चीज़ें समझाएगा नहीं कोई। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न उसने अभी अभी स्टार्ट किया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछना। उसके बाद ये चीज़ें जब हम आईसी कर्व पढ़ें या उपभोक्ता व्यवहार पढ़ें, उसके अंतर्गत हम इनमें पढ़ने में ये चीज़ें आती नहीं हैं हमारे, और उसने क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया। तो आगे से आप इन क्वेश्चंस को बना पाएँ, इसके लिए क्या होगा, देखिए, अगर आपने ये चीज़ें आपके सामने क्वेश्चन आता और आपने इसको अगर नहीं भी पढ़ा होता, तो भी आप इसे एक माइंड ट्रिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर हमने तीन स्थितियों में भी एक सामान्य स्थिति में क्या होता है, आईसी कर्व हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, और हमने दो विशेष दशाएं भी पढ़ी कि पूर्ण स्थानापन्न में क्या होगा और पूर्णतः पूरक होगी तो हमारा आईसी कर्व क्या होगा। तो पूर्ण स्थानापन्न जब होगी तो सीधी रेखा होगा, है ना, इस तरह से होगा हमारा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हमारा पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं तो क्या होगा, एल आकार का होगा, यानी कि किस तरह से होगा, पूर्णतः अगर पूरक वस्तुएं हैं तो हमारा आईसी कर्व इस तरह से होंगे, इस तरह से आईसी कर्व बनेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुओं में कॉन्वेक्स होता है और एमआरएस जो होती है हमारी घटती हुई होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, उपयोगिता फलन को इसने कैसे यूज किया है इसमें। देखिए, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, किस दशा में है, पूर्ण स्थानापन्न की दशा में। स्थानापन्न क्या होता है कि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपभोग करते हैं, और पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि कोई एक वस्तु शून्य हो सकती है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, पूर्ण स्थानापन्न में स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है, तो ये टच करती है एक्सेस को, यानी कि कोई भी वस्तु जीरो हो सकती है। वो जब x यहाँ पे दिया है, ए एक्स दिया है और बी वाई दिया है, यानी कि x प्लस जब y हम कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक अगर जीरो है तो यूटिलिटी फिर भी रहेगी कुछ मात्रा में, तो ये हमारी पूर्ण स्थानापन्न के अंतर्गत होगी। वहीं जब हम पूरक वस्तुओं की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू मिन ए एक्स बी वाई। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, ध्यान रखना आप, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मिन लगा देते हैं, है ना, जब हम कहीं पे भी मिनिमम लगा देते हैं, मिन लगा देते हैं, उसका मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, पूरक वस्तुएं क्यों हुई इसकी स्थान पर, कि मिन लगा हुआ, यानी कि आपके पास लेफ्ट लेग के 4 जूते हैं और राइट लेग के 5 या 6 जूते मान लीजिए आप। ठीक है, तो आप लिटरली कितने पेयर यूज कर पाएंगे उन जूतों के, 4 ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपके दोनों जोड़े बनने चाहिए ना, दोनों वस्तुएं साथ में यूज होती है, वही क्या होती है, पूरक वस्तुएं होती है। अब यहाँ पे मिनिमम लगा है, यानी कि मिनिमम को ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोड़े बनना जरूरी है, क्योंकि पूर्णतः पूरक है, साथ साथ ही इस्तेमाल होंगी। तो आपके पास अगर लेफ्ट लेग के 4 हैं और राइट लेग के 6 हैं, तो उन 6 होने का यानी 2 एक्स्ट्रा होने का कोई मतलब नहीं है। कब तक मतलब नहीं है? जब तक कि हमारे पास इसकी 4 मात्रा है। अगर इसके भी 6 जूते हो जाते लेफ्ट लेग के भी, तो हमारा ये यूज करने में आ जाता। तो हम मिनिमम को लेंगे। मिनिमम क्या है, हमारे पास 4 है, इसके 6 हैं, तो इसके भी 4 जूते यूज कर लेंगे और 2 जो हमारे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या है हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पे जहाँ भी मिन लगा हुआ हो, जहाँ पे भी मिनिमम का लगा हुआ हो, वो क्या काई के लिए यूज होगा, पूरक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में? और कोई भी वस्तु शून्य नहीं हो सकती, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन, अगर मान लीजिए कि एक्स जो है वो शून्य हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर शून्य हो जाए तो पूरा ही यूटिलिटी शून्य हो जाएगी। यूज तो साथ साथ होंगे ना। अब 1 है तो 1 पेयर यूज कर पाएंगे, 2 है तो 2 पेयर यूज कर पाएंगे, अगर 0 है तो कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर ग्राफ ही नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो वो यहाँ पे पूरक वस्तुओं की बात कर रहा है। पूरक वस्तुओं में हमारा जो आकार होता है आईसी कर्व का, वो एल आकार का होता है और मिनिमम यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगला देखते हैं, सामान्य वस्तुओं की दशाओं में क्या होता है। अब सामान्य वस्तुओं की दशाओं में
हमारा जो आईसी कर्व है वो इस तरह से बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स होता है मूल बिंदु की तरफ, और क्या होता है, किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता है ना। मेन पॉइंट हमने क्या ध्यान रखा है, किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता है। ये हमारा आईसी कर्व है, ना तो ये ना तो यह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही यह वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वो टच क्यों नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी प्लस का साइन नहीं है। प्लस का साइन सिर्फ कहाँ पे था, हमारा पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में था। यहाँ पे भी प्लस नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यानी आप कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे टच कर जाएगी, यानी कि अगर मान लीजिए एक्स पे टच कर रहा है तो वाई की वस्तु शून्य हो जाएगी, यानी एक्स इंटू, अगर ये वाई जीरो हो जाएगा तो पूरी जीरो हो जाएगी, फिर तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो सामान्य वस्तुओं की दशा में क्या होती है, कोई भी शून्य नहीं हो पाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, u इज इक्वल टू एक से, देखो ये जो साइन बना हुआ है ना, ये क्या है, हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में जब लाते हैं ना तो ये इस तरह से आ नहीं पाता है। ये फॉर्मूला रियल में किस तरह से है, x इज इक्वल टू एक्स की पावर a और y की पावर b, इस तरह से रहता है। ये साइन जो है ना बीच में, इसका मतलब यही है। तो ये इस तरह से होगा, यानी कि दोनों की मात्राएं हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में यूज़ करनी पड़ेगी। तो यही क्या हो जाएगा, सामान्य दशा हो जाएगी, एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, कहीं पे नोट डाउन करके लिख लेना, अगली बार फिर इसे पूछ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, ये तीनों को ध्यान रखना। अगर ये वाला फॉर्मूला है, प्लस लगा हुआ है, तो हमारा पूर्ण स्थानापन्न होगा। मिनिमम जहाँ लगा हुआ है पूरक वस्तुओं की बात करेंगे, और जहाँ पे पावर में है एक्स का तो सामान्य की बात है ये, है ना। किसी में भी अगर कोई भी क्वांटिटी जीरो होती है तो हमारा नियम फेल हो जाएगा, ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो सामान्य वस्तु की दशा में क्या होता है, ये इस तरह से होता है। सामान्य वस्तु की दशा में जो हमारा आईसी कर्व का आकार होता है वो उन्नतोदर होता है या कॉन्वेक्स होता है। पूरक वस्तुओं की दशा में क्या होता है, एल आकार का होता है, और पूर्ण स्थानापन्न की दशा में सीधी रेखा होती है। आई बात समझ में। अब देखिए, जब हमारी सीधी रेखा होती है तो एमआरएस क्या होती है, स्थिर होती है, यानी ये कब होगा, पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में। फिर एल आकार का होता है तो वस्तुएं स्थिर अनुपात में होनी चाहिए। हमने देखा अगर 4 जूते लेफ्ट लेग के हैं तो 4 राइट के भी होना चाहिए, अगर 6 है तो किसी काम के वो 2 एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और सामान्य दशाओं में हमारा जो एमआरएस होता है वो घटता हुआ होता है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी, रिवीजन तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हमारा आया था यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 की एग्जाम में। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई दो वस्तुओं के अनधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र, कुछ भी नाम आ सकता है। ठीक है, स्थिति में एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ साथ जब हम एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप राइट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, कमेंट में आंसर दें अपना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे क्या करते हैं हम, एक्स और वाई दो वस्तुओं के इंडिफरेंस कर्व में एक्स का उपभोग जब बढ़ाते हैं तो एमआरएस क्या होती है, हमारी घटती हुई होती है। हमने क्या देखा था, ये हमारा ग्राफ था, ये आईसी कर्व था हमारा। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे हम एक्स की मात्रा को, ये यहाँ पे था मान लीजिए पहले, अब एक्स की मात्रा को हमने क्या करा, बढ़ाया। ये एक्स की मात्रा है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो वाई वस्तु की पहले ये मात्रा यूज़ कर रहे थे, तो अब इसको एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई की मात्राएं कम करनी पड़ेगी। लेकिन कम मात्राएं त्यागने को तैयार होगा तो हमारा एमआरएस क्या होगा, घटता हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र का आकार क्या होता है। कुछ ही देर पहले पढ़ा है, आपको आंसर पता होगा डेफिनेटली। जब पूर्णतया पूरक वस्तुएं होती हैं, पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में हमारा तटस्थता वक्र कैसा होगा, एल आकार का होगा, जो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एल शेप हमारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, क्वेश्चंस को इस तरह से कोर्ट में ही आते हैं अधिकतर, नेट का तो अभी यही पैटर्न चला हुआ है। उदासीनता यानी कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ढलवा होता है। उदासीनता तटस्थता वक्र दाएं से बाएं ढलवा होता है। उदासीनता या तटस्थता वक्र दोनों अक्षों के मूल बिंदु पर उत्तल होता है या क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं सही है। वैसे तो आपको सारी विशेषताएं आती हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कभी इस तरह से फंस जाएं तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया, देखो पहले ऑप्शन में दिया है उदासीनता तटस्थता वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ढलवा होता है, उदासीनता वक्र तटस्थता वक्र दाएं से बाएं ढलवा होता है। यानी ये जो दो ऑप्शन हैं हमारे, ये तो एक दूसरे के साथ में तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं।
एक में कह रहा है कि दाएं से बाएं होता है, एक में कह रहा है बाएं से दाएं होता है। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्या होता है, हमारा तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ढलवा होता है। तो यानी जहाँ पे भी दो ऑप्शन एक साथ हैं, यहाँ पे पहले ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें एक साथ थी, तो ए ऑप्शन तो हमारा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसके बाद होता क्या है लिटरली, तो क्या होता है, बाएं से दाएं ढलवा होता है। देखा था ना हमने, यहाँ पे इस तरह से होता है, ये है हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट है। बाएं से दाएं क्या होता है, ढलवा होता है, नीचे की तरफ स्लोप वाला होता है। तो हमारा ए वाला भी ठीक है। फिर देखते हैं उदासीनता तटस्थता वक्र दोनों अक्षों के मूल बिंदु पर उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, यह भी सही है। तीसरा क्या, उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये भी सही है। हमारा ए, सी और डी किस में है, ये सी ऑप्शन में, ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है। होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैंने क्या बोला, आपको किसी भी क्लास में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख के दे दें। अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसका बिल्कुल हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये आज की क्लास को भी हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।